हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आरटीआई की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपील कब कर सकते हैं, अपील किसको करेंगे, अपील कितने दिनों में फाइल कर सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी को अपील फाइल करनी हो तो किसको और कितने दिनों में, अपील का फॉर्मेट क्या होगा, पेनल्टी कितनी होगी, पेनल्टी कौन लगाएगा, किस वजह से पेनल्टी लगेगी, क्या कोई और एक्शन भी लिया जा सकता है पीआईओ के अगेंस्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पर एक्ट अप्लाई नहीं होता, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडेड है, क्या कनेक्शन है सेक्शन 8 एंड सेक्शन 24 में, कैसे लिंक करेंगे सेक्शन 8 को सेक्शन 24 से, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है अंडर दिस एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के एक सिटीजन ने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की। सेक्शन 3 कहता है ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन। मान लो आपने ही आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की, रिक्वेस्ट की अंडर सेक्शन 6। आप भी तो इंडिया के सिटीजन हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, पीआईओ ने कहा पूरे डिटेल्स दीजिए, फीस भी दीजिए। आपने पूरे डिटेल्स दिए, फीस भी दी, ठीक है। अब पीआईओ को आरटीआई के एप्लीकेशन का डिस्पोजल करना है विद इन टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 7। अगर आपको विद इन टाइम लिमिट जवाब नहीं मिलता या आप पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको लगता है यू आर एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ पीआईओ, आप अपील फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 1। Any person who does not receive a decision within the specified time or is agreed by a decision of the PIO may file an appeal under the Act. अब सवाल ये है अपील किसको करेंगे, मतलब किस अथॉरिटी को करेंगे और कितने दिनों में, टाइम लिमिट क्या होगी। इसका जवाब हमें मिलेगा आरटीआई के जवाब में जो पीआईओ ने भेजा है, आई मीन रिप्लाई जो आपको पीआईओ से मिला है, अगर मिला है तो। अगर जवाब ही नहीं मिला विद इन 30 days तो इट्स डीम्ड रिफ्यूजल, राइट। हमने डिस्कस किया था सेक्शन 7 सब सेक्शन 8 जब डिस्पोजल ऑफ आरटीआई डिस्कस किया था, पीआईओ को रीजन बताना होगा अपील किसको करनी है और कितने दिनों में करनी है। पार्ट 3 में डिस्कस किया था। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्रीव्ड बाय डिसीजन ऑफ पीआईओ, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, जब अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर होगा। देखेंगे कैसे एक पीआईओ आपको परेशान कर सकता है और इसके लिए उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 कहता है कि अपील करेंगे ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू द पीआईओ विद इन द सेम पब्लिक अथॉरिटी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। टाइम लिमिट होगी विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट और द रिसीट ऑफ द डिसीजन। आपने जो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की, पीआईओ को आरटीआई एप्लीकेशन मिली 1 मई 2026 को। विद इन 30 days पीआईओ को रिप्लाई करना है, पीआईओ ने रिप्लाई नहीं किया, विद इन नेक्स्ट 30 days में आप अपील फाइल कर सकते हो। अब अगर पीआईओ ने 15 मई को रिप्लाई कर दिया और आपको 20 मई 2026 को मिला, तो अपील फाइल कर सकते हो विद इन 30 days फ्रॉम 20 मई 2026। जिस दिन आपको पीआईओ का रिप्लाई मिला 30 days वहां से स्टार्ट होंगे। अगर आप अपील 30 days की एक्सपायरी के बाद फाइल करते हो तो एपेलेट अथॉरिटी डिले को कॉन्डोन भी कर सकती है, मतलब माफ भी कर सकती है अगर सफिशिएंट रीजन हो तो। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का मतलब होता है देरी की माफी, बट ओनली इफ यू हैड वैलिड रीजन। वेल, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर। सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन वाज जस्टिफाइड लाइज विद द पीआईओ। पीआईओ को ये प्रूव करना होगा कि जो इंफॉर्मेशन देने से उसने मना किया था वो सही था। इंफॉर्मेशन देने से डिनाई करना सही था, ये प्रूव करने की जिम्मेवारी पीआईओ की है। पीआईओ को प्रूव करना होगा, एप्लीकेंट को नहीं। सेक्शन 19 सबसेक्शन 6 कहता है कि फर्स्ट अपील शेल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट or within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing thereof for reasons to be recorded in writing. Time period could be extended by 15 days if necessary. फर्स्ट अपील जिस दिन फाइल की गई थी उस दिन से 30 days में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, डिसीजन आ जाना चाहिए। 15 डेज का टाइम एक्सटेंशन और हो सकता है, मतलब टोटल 45 डेज में फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी को अपील को डिस्पोज ऑफ करना होगा। एक्सटेंशन का रीजन भी लिखना होगा अपने ऑर्डर में। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड अपील। अरे आपके तो क्या कहने,
आप पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते, फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो, यू स्टिल फील दैट यू आर एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, आप अपील फाइल कर सकते हो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 3. If you are unhappy with the decision of the first appellate authority, or if the first appellate authority fails to respond, you can escalate the matter. वही अथॉरिटीज जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. टाइम लिमिट होगी विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन वॉज गिवन और शुड हैव मेड बाय द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी. जब डिसीजन दिया जाएगा उससे 90 days, या जब डिसीजन दिया जाना चाहिए उससे 90 days. मतलब फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी को डिसीजन देना होता है मैक्सिमम विद इन 45 days ऑफ रिसीट ऑफ अपील. अगर फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी ने 45 days में डिसीजन नहीं दिया, इन अदर वर्ड्स अपील डिस्पोज ऑफ नहीं की, तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो सीआईसी या एसआईसी को एज द केस में भी. अगर आप 90 days की एक्सपायरी के बाद फाइल करते हो तो सीआईसी या एसआईसी डिले को कंडोन भी कर सकती है, माफ भी कर सकती है अगर सफिशिएंट रीजन हो तो. इट्स डिस्क्रिशनरी पावर. अगर इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी या एसआईसी में अपील करनी हो तो अपील फाइल करने का प्रोसीजर मिलेगा रूल्स में. राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2012 के रूल 8 में. क्या डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं वो भी रूल 8 में लिखा हुआ है और फॉर्मेट मिलेगा अपेंडिक्स में. ओके, इसलिए कहते हैं रूल्स भी रेफर करने चाहिए. प्रोविजन आपको एक्ट में मिलेगा, प्रोसीजर एंड फॉर्मेट्स आपको रूल्स में मिलेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अपील बाय थर्ड पार्टी. अगर पीआईओ ऐसी इंफॉर्मेशन बताना चाहता है जो किसी थर्ड पार्टी से जुड़ी है या उसने दी है और जिसे कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, तो उसे एक मैंडेटरी नेचुरल जस्टिस कंसल्टेशन प्रोसेस को फॉलो करना होता है. पीआईओ को आरटीआई एप्लीकेशन मिलने के 5 days के अंदर, विद इन 5 days, थर्ड पार्टी को रिटर्न नोटिस इशू करना होता है. फिर थर्ड पार्टी को नोटिस मिलने से 10 days का टाइम दिया जाता है कि वो ओरल या रिटर्न सबमिशन दे के इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए या नहीं. पीआईओ को थर्ड पार्टी के सबमिशन को कंसिडर करते हुए इंफॉर्मेशन बताने या न बताने के बारे में डिसीजन लेना होता है. ये डिसीजन थर्ड पार्टी को राइटिंग में उनके अपील के राइट के साथ बताना होता है. ये प्रोविजन हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अगर थर्ड पार्टी पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, इफ थर्ड पार्टी इज एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ पीआईओ, थर्ड पार्टी कैन फाइल अपील अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2. थर्ड पार्टी अपील फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2. सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 कहता है कि अपील करेंगे ऑफिसर सीनियर इन रैंक टू पीआईओ विद इन द सेम पब्लिक अथॉरिटी. टाइम लिमिट होगी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सीपीआईओ और एसपीआईओ एज द केस में भी. नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड पार्टी सेकंड अपील. अगर थर्ड पार्टी फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, इफ थर्ड पार्टी इज एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, थर्ड पार्टी सेकंड अपील फाइल कर सकती है टू सीआईसी और एसआईसी एज द केस में भी. टाइम लिमिट होगी विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी. Now let's discuss penalties. Section 20. Section 20 of the Act imposes stringent penalty on a public information officer for failing to provide information. Act का Section 20 PIO पर information ना देने पर stringent penalty लगाता है. Now the question is penalty कितनी होगी? Every PIO will be liable for a fine of rupees 250 per day up to a maximum of rupees 25,000. हर PIO पर हर दिन 250 रुपीज, 250 रुपये का फाइन लगेगा, जो ज्यादा से ज्यादा 25,000 25,000 तक हो सकता है. अब क्वेश्चन ये है, पेनल्टी लगाएगा कौन? द इंफॉर्मेशन कमीशन एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल विल हैव द पावर टू इम्पोज दिस पेनल्टी. सीआईसी और एसआईसी के पास ये पेनल्टी लगाने का पावर है. पेनल्टी लगेगी किस वजह से? ऑन लाइटर नोट बोल रही हूँ मैं, आई एम सेइंग दिस, पीआईओ की शरारत यहाँ देखी जा सकती है. अगर पीआईओ आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन देने में देर कर रहा है विदाउट रीजनेबल कॉज, अगर पीआईओ गलत नियत से इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, अगर पीआईओ जानबूझकर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर पीआईओ ने वो इंफॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय कर दी जो आपने मांगी,
अगर पीआईओ किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन देने में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, क्या कोई और एक्शन भी लिया जा सकता है पीआईओ के अगेंस्ट? सीआईसी और एसआईसी पीआईओ के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड कर सकते हैं। पीआईओ ने जो लॉ का वायलेशन किया है, इंफॉर्मेशन नहीं दी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, वो भी बिना किसी वजह के, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। CIC and SIC can also recommend disciplinary action for violation of the law against the PIO for persistently failing to provide information without any reasonable cause within the specified period. सिंपल सी बात है, लॉ का वायलेशन किया है, भुगतना तो पड़ेगा, पेनल्टी लग सकती है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। तो फिर पीआईओ साहब जरा संभल कर जवाब देना हमारी आरटीआई एप्लीकेशंस का। नाउ लेट्स डिस्कस बार ऑफ jurisdiction of courts, section 23. सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग लोअर कोर्ट्स मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को इस एक्ट के अंडर दिए गए किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट सूट्स या एप्लीकेशंस को एंटरटेन करने से रोका गया है। एज पर सेक्शन 23, लोअर कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स और एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। Now let's discuss act not to apply to certain organizations, section 24. In other words, who is excluded? सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट में लिखी हुई कोई भी बात सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल नहीं होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन दी है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल being organization established by the central government or any information furnished by such organizations to that government. ये एक्ट सेकंड शेड्यूल में बताई गई सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को इससे बाहर रखता है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जो एजेंसीज स्पेसिफाई करती है उनको भी इससे बाहर रखा जाएगा, उन एजेंसीज पर भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि ये एक्सक्लूजन एग्जम्पशन पूरी तरह से नहीं है और इन ऑर्गेनाइजेशंस पर अगर करप्शन और ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन के एलिगेशंस लगते हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशंस पर ऑब्लिगेशन है कि वो इन करप्शंस और ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशंस के एलिगेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन के एलिगेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अप्रूवल से रिक्वेस्ट मिलने की डेट से विद इन 45 डेज में दी जाएगी। ये है 25 इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पर आरटीआई एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेकेंड इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंक्लूडिंग इट्स टेक्निकल विंग, namely the Aviation Research Center of the Cabinet Secretariat. Third is a Directorate of Revenue Intelligence. Fourth is Central Economic Intelligence Bureau. Fifth is Directorate of Enforcement, जिसे ED बोलते हैं. Sixth is Narcotics Control Bureau, जिसे NCB बोलते हैं. Seventh is Special Frontier Force of the Cabinet Secretariat. Eighth is Border Security Force, BSF. Ninth is Central Reserve Police Force, CRPF. 10th is Indo-Tibetan Border Force, ITBP. 11th is Central Industrial Security Force, CISF. 12th is National Security Guards, NSG. 13th is Assam Rifles. 14th is Shastra Seema Bal. 15th is Directorate General of Income Tax Investigation. 16th is National Technical Research Organization. 17th is Financial Intelligence Unit. 18th is Special Protection Group. 19th is Defense Research and Development Organization. 20th is Border Road Development Board. 21st is National Security Council Secretariat. 22nd is Central Bureau of Investigation, जिसे CBI बोलते हैं. 23rd is National Investigation Agency, NSG. 24th is National Intelligence Grid, NAT Grid बोलते हैं जिसे. 25th is Strategic Forces Command. If you are still watching this video, make sure you subscribe to the channel and click the bell icon. Now let's see the connection between section 8 and section 24 and second schedule. अब देखते हैं सेक्शन 8 को कैसे लिंक किया जा सकता है सेक्शन 24 के साथ। प्लीज अब आप ये मत कहना ऐसे कैसे लिंक कर दोगे। हमने दोनों सेक्शन डिस्कस किए हैं, अब देखते हैं लिंक कैसे होंगे।
सेक्शन 8 डील्स विद इंफॉर्मेशन एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम्प्ट है, यहाँ पर आप आरटीआई लगाओगे तो भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। Under Section 8, there shall be no obligation on the PIO to give information to any citizen if the RTA application is related to those 10 points, right? Section 24 deals with organizations to which this RTA Act does not apply. इन organizations की आपको कोई भी information नहीं मिलेगी। सेक्शन 8 में 10 पॉइंट्स हैं जिन सर्कमस्टांसेस में सिटीजन को इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, आरटीआई रिजेक्ट हो जाती है। सेक्शन 24 में भी कुछ ऐसा ही है। सेक्शन 24 में भी सिटीजन को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते अगर वो उन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगते हैं जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। सेक्शन 24 सिर्फ वर्ड यूज करता है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सेकंड शेड्यूल में लिखे हुए हैं। सेक्शन 24 में जिक्र कर रखा है ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि एग्जाम्प्ट हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्प्टेड वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट जहां से आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। निष्कर्ष ये है कि दोनों ही सेक्शंस में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी चाहे आरटीआई लगा लो। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज याद रखना, एक्सेप्शंस सेक्शन 8 की भी है और सेक्शन 24 की भी। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की एक्सेप्शन इन केस ऑफ सेक्शन 8 और एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स in case of section 24. If there is a violation of human rights, information shall be provided after approval of Central Information Commission (CIC). Role of central government and state government, section 26. अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 26 ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट इज डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स। पब्लिक के लिए ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स डेवलप करना और ऑर्गेनाइज करना जिनसे उन्हें पता चले कि इस एक्ट के अंडर दिए गए राइट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सेकेंड इज एनकरेज पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज को एजुकेशनल प्रोग्राम्स में बताए गए प्रोग्राम्स बनाने और ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट करने और खुद ऐसे प्रोग्राम्स चलाने के लिए एनकरेज करना। नेक्स्ट इज पब्लिक अथॉरिटीज का अपनी एक्टिविटीज के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टाइम पर और इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाने को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज ट्रेन सीपीआईओ और एसपीआईओ। पब्लिक अथॉरिटीज के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना और पब्लिक अथॉरिटीज के खुद इस्तेमाल करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करना। नेक्स्ट इज रिस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज में पब्लिक के लिए एक यूजर गाइड तैयार करना। लास्ट इज पीआईओज के नाम, डेजिग्नेशन, पोस्टल एड्रेसेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साथ ही इंफॉर्मेशन जैसे कि फी की पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज, रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने पर लॉ में अवेलेबल रेमेडीज एटसेट्रा को पब्लिश करना। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।